नमस्कार। प्रिंस एजुकेशन हब सीकर से मैं ओंकार मुंड आज आप लोगों से दो ऐसे होनहार नौनिहालों से मुखातिब करवाएंगे जो न केवल शिक्षा नगरी सीकर का गौरव हैं बल्कि नीट 2021 का भी गौरव है। मैं मेरी बात शुरू करूं उससे पहले पूरे डायस से आपका परिचय करवाना चाहूंगा। हमारे बीच आज प्रिंस एजुकेशन हब के चेयरमैन, युवा और ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर पीयूष सोंडा सर मौजूद हैं। नमस्कार। प्रिंस एजुकेशन हब की नीट और जेई के कोचिंग वेंचर पीसीपी के एकेडमिक हेड डॉक्टर राकेश रोहेला सर मौजूद हैं और हम तीनों के बीच में अल्टरनेट जो दो होनहार लाडले बेटे बैठे हैं, आप शायद शकल देख करके पहचान गए होंगे, अमित शर्मा है। अमित नीट 2021 का, मैं तो इसको अक्सर कहता हूं कि छोटी पैकिंग में बड़ा धमाका है जी। आप गोसाई सर बड़ा के रहने वाले हैं। आपके पिता धर्मचंद जी बिल्कुल सामान्य से कृषक परिवार से बिलोंग करते हैं। बड़ा अचीवमेंट क्या है अमित का, ये तो मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। आप ही के साथ आकाश चौधरी मौजूद हैं। आकाश का भी नीट 2021 में एक बहुत बड़ा स्कोर है। सीकर के पास ही परडोली छोटी गांव है, वहां के आप रहने वाले हैं। पिताजी पटवारी हैं, बिल्कुल सामान्य सा परिवार है। अमित 11th क्लास में प्रिंस में आ गया था, यहां से फाउंडेशन किया और अब पहले अटेम्प्ट में, मैं ध्यान चाहूंगा आपका, पहले अटेम्प्ट में आउट ऑफ 720 अमित ने 710 का स्कोर किया। एक बार जोरदार तालियां बनती है। यह स्कोर विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जो आंसर की जारी की है उनके कॉमन कंक्लूजन के ऊपर आधारित है। आकाश ने 700 का स्कोर किया है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां आकाश के लिए भी बजती हैं। आकाश ने 8th क्लास में प्रिंस ज्वाइन किया था। आप प्रिंस की प्री फाउंडेशन डिवीजन के विद्यार्थी रहे, आप एनटीएससी स्कॉलर रहे, ओलंपियाड स्कॉलर रहे और उसके बाद आपने भी पहले अटेम्प्ट में यह बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं, मैं उनके ध्यानार्थ निवेदन करना चाहूंगा। आज सीकर को कोई कोचिंग की काशी कहता है, कोई एजुकेशन सिटी कहता है, कोई शिक्षा नगरी कहता है और नो डाउट संपूर्ण उत्तरी भारत और भारत के विभिन्न राज्यों से हजारों हजार विद्यार्थी और अभिभावक हर साल सीकर पर भरोसा करते हैं। यहां के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, यहां के स्कूल्स, यहां के कॉलेजेस लंबे अरसे तक अभिभावकों के विश्वास पर खरे उतरते आए हैं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि जब बात नीट और जेई की होती है तो टीसी एक कशिश सी सीकर के तमाम कोचिंग संचालकों के जहन में रहती है। जेई की वो टीस आज से करीब 4-5 साल पहले पूरी हो गई थी। सीकर ने जेई एडवांस में 11th रैंक देकर के संपूर्ण भारत भर का ध्यान खींचा था। पूरे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर जोर शोर से इसकी चर्चाएं हुई थी। और इस बार नीट की जो कमी, हमारे डायरेक्टर सर जोगेंद्र सुंडा सर अक्सर एक शेर कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। जो मुश्किल नीट की राह में थी, मैं स्वीकार करता हूं, सीकर के कोचिंग संस्थान संचालक जिस ईमानदारी के साथ काम करते हैं, हमारा अगर परसेंटेज रेशियो ऑफ सिलेक्शन देखा जाए तो देश के सर्वश्रेष्ठ रेशियोज में से एक है सीकर का परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो, अगर अपन देखें तो। लेकिन एक अदद अच्छी और बड़ी रैंक की तलाश डॉक्टर साहब लंबे अरसे से सीकर को थी। सीकर को प्यार करने वाले हर आदमी को थी, सीकर से जुड़े हुए अभिभावकों और विद्यार्थियों को थी। शिक्षा नगरी सीकर और इसका
मान और अभिमान बढ़ाने वाले समस्त कोचिंग स्कूल और कॉलेज संचालकों को थी। और मुझे इस मंच के माध्यम से ये कहते हुए गर्व है कि उसका निमित्त, मैं निमित्त ही कहूंगा, प्रयास हम सब ने किए थे, लेकिन उसका निमित्त बनने का सौभाग्य ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने आपकी अपनी पीसीपी को दिया है। अभी तक के जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं उनके आधार पर अमित न केवल सीकर का संभावित टॉपर है, अपितु देश के टॉप स्कोरर्स में से एक रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बधाई देते हुए, संपूर्ण शिक्षा नगरी सीकर को बधाई देते हुए, संपूर्ण उन अभिभावकों और विद्यार्थी समुदाय को बधाई देते हुए जो सीकर पर भरोसा करते हैं और पूरे देश भर से टकटकी लगा करके इस लाइव को देखने वाले शुभचिंतकों को भी इस बात की बधाई देना चाहूंगा। डॉक्टर साहब आपको बधाई देना चाहूंगा, रोहिला सर आपको बधाई देना चाहूंगा। मित्रों, एक शहर कैसे खड़ा होता है, एक शहर की पहचान कैसे बनती है, एक शहर की आइडेंटिटी कैसे बनती है। मुझे याद है वो दौर जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मेरिट्स की घोषणा करता था तो हमारे सीकर के संस्थानों में होड़ लगती थी। कभी एक्स टॉप करता था, कभी वाई टॉप करता था, कभी जेड टॉप करता था, लेकिन खुशी पूरे सीकर को होती थी। अमित की इस बड़ी उपलब्धि पर भी मैं फिर दोहराना चाहूंगा, बिल्कुल विनम्रतापूर्वक दोहराना चाहूंगा, प्रयास हम सब ने किए थे, लेकिन निमित्त बनने का सौभाग्य आपकी पीसीपी को प्राप्त हुआ। मैं इस लाइव को आगे बढ़ाने से पहले एक बार पुनः आप सभी लाइव देखने वाले साथियों को बधाइयां प्रेषित करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा, इस लाइव को आप शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से अपनी रिपोर्टिंग बताएं, ताकि जो बातें आज अमित के साथ, जो बातें आज आकाश के साथ, जो बातें आज डॉक्टर साहब के साथ, जो बातें आज रोहिला सर के साथ डिस्कस हो, उनको हम आम विद्यार्थी तक पहुंचा सके। अभी हम पीसीपी के पिपराली रोड कैंपस में बैठे हैं। पिपराली रोड जिसको एजुकेशन स्ट्रीट कहते हैं, कोचिंग स्ट्रीट कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीसीपी के सीकर में दो कैंपस हैं। एक कैंपस हमारा पालवास रोड पर है और दूसरा कैंपस हमारा पिपराली रोड पे है। पिपराली रोड कैंपस से ही अभी ये लाइव हो रहा है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आप तक पहुंचना चाहूंगा। जी, हिंदुस्तान के संभावित टॉपर्स में से एक आपकी पीसीपी का आपका अमित शर्मा है। जी, 12 सितंबर को एग्जाम हो गई थी, बहुत जल्दी थी हमें लाइव पेपर सॉल्यूशन करने की भी, आंसर की बनाने की भी। विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने आंसर की जारी की और उनके एक कॉमन कंक्लूजन के आधार पर अपन ने लगभग सभी विद्यार्थियों के मार्क्स जोड़े और ये आंकड़ा सही ही जाता है, इस बात का आप यकीन करें। जी, तो 12 तारीख और आज 22 तारीख, 10 दिन हो गए। 10 दिन से आपके भीतर एक कौतूहल रहा होगा, बहुत सारी बधाइयां मिल रही होगी, एक मन में एक कॉन्फिडेंस आया होगा। और आज तो मैं देख रहा था कि कल शाम से ही पूरे शहर में पंपलेट बटे, पूरे शहर में गाड़ियां चली, अखबारों में विज्ञापन आए, सब जगह चर्चाएं हुई, आउटडोर में होर्डिंग्स वगैरह चेंज हुए। आपकी टीम पूरी रात भर से काम कर रही थी, कैसा महसूस कर रहे हैं? औकार सर, सबसे पहला आंसर तो ये है कि अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सेकंड, अपन शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो निश्चित रूप से हर शिक्षण संस्थान संचालक का एक सपना होता है कि उनके बच्चे, उनकी संस्थान के बच्चे टॉप रैंकर्स बने। प्रिंस एजुकेशन अपने जब से शुरुआत की है, रैंक्स के ऊपर गहराई से नजर गाड़ के रखी है। आपने देखा होगा रैंकर्स हमने बोर्ड एग्जाम्स में भी पहले दिए हैं, IIT JEE में भी बच्चों की बहुत अच्छी रैंक्स आई हुई है। नीट के ऊपर हमारा बहुत अच्छा फोकस होता जा रहा था और धीरे धीरे जो साल आगे बढ़ता गया त्यों यह फोकस और बढ़ता गया, क्योंकि उम्मीद जागने लग गई कि अपन रैंकर्स बनने के लिए लायक हैं, बशर्ते बारीकी से और अच्छा काम किया जाए। और जैसा कि आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इस चीज के सपने पहले ही आ चुके थे, फील पहले एग्जाम से पहले ही हो चुका था। स्टूडेंट अमित की अपन बात कर रहे हैं। अमित ने किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY में ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक हासिल की है। उस टाइम ही इस चीज का एक प्रबल सपोर्ट हो गया था, साइकोलॉजिकल भी, कि अपन नीट में भी बहुत अच्छा करने वाले हैं, कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते गए। आकाश ने भी बहुत अच्छा किया है।
आज दोनों बच्चे अपने सामने मुखौटे के तौर पे हैं। बड़ी संख्या में पीसीपी के बच्चे हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षण संस्थान संचालकों का जो सपना होता है उस सपने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ में सर औकार सर मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसा आपने शुरुआत में सीकर के बारे में कहा, मुझे आज के दिन बड़ा फक्र है कि हम सीकर के सदस्य हैं शिक्षा क्षेत्र में। और सीकर के बारे में मैं लोगों को इतना कहता हूं कि सीकर में कोचिंग शिक्षण संस्थान संचालक XYZ कोई भी हो, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी दिल्ली और कोटा में नहीं हो रही। बिल्कुल, इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं। नो डाउट दिल्ली कोटा की तरफ नेशनल फ्लो है जी, इसलिए नेशनल फ्लो का रिजल्ट उनको ऑटोमेटिक ज्यादा मिलता था। लेकिन आने वाला समय सीकर का है, क्योंकि जितनी मेहनत लोगों के द्वारा की जा रही है और सामान्य परिवार के बच्चों को जैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, वो निश्चित रूप से सीकर को आगे बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। सीकर वालों ने तो अपनी मेहनत से जंगल में मंगल कर रखा है। सर कहते हैं ना, शेखावाटी का आदमी तो 600 फीट पानी पत्थर तोड़ के पानी निकाल कर पी सकता है। तो निश्चित रूप से मेहनत के आगे कोई मतलब शक नहीं किया जा सकता। सभी लोग बहुत अच्छी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। प्रिंस स्कूल के रूप में हमने नेशनल लेवल पे पहचान बनाई, लोगों ने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया। पीसीपी के रूप में हम पिछले कुछ सालों से प्रयास करते आ रहे थे, लेकिन इस फील्ड में लेट एंट्री हुई थी, तो शुरुआत में स्टफ भी बच्चों का वैसा इनिशियली नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे बच्चों का विश्वास जुड़ता गया, अभिभावकों का जुड़ता गया। और मैं कहना चाहूंगा ये नीट ही नहीं, अभी जेई का भी जो रिजल्ट आया है उसमें अगर आप एक एक पॉइंट पे एनालिसिस करें, कितने बच्चों ने एग्जाम दी, क्या सिस्टम रहता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि सीकर का बेस्ट IIT जेई का जेई मेन का जो रिजल्ट है वो भी बारीकी से एनालिसिस करोगे तो पीसीपी के नाम ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सेम स्थिति नहीं, उससे कई गुना बेहतर स्थिति हम नीट में प्रमाणित करने वाले हैं। लोग डॉक्टर साहब एनालिसिस बारीकी से नहीं, बहुत बारीकी से करते हैं, बाल की खाल निकाल करके करते हैं, इसीलिए चर्चा इन दिनों पीसीपी की हर जगह हो रही है जी। मैं अब उस होनार लाडले प्रिंस के मुकुट से आपको मिलवाता हूं, पीसीपी के मुकुट से आपको मिलवाता हूं। अमित ऐसा कहते हैं कि साल भर इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करो कि लोगों के तानों का शोर अंत में तालियों में तब्दील हो जाए। आपने ये कर दिखाया है। आप 11th क्लास में प्रिंस में आए थे, किस रूप में आए थे? स्कूल में आए थे, कोचिंग में आए थे, या उसके बाद में किस तरह से मोल्ड हुआ? इस पूरी जर्नी को, अब तक की पूरी जर्नी को शॉर्ट में, क्योंकि अमित बहुत होनहार प्रतिभा का धनी है। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब हम बैठे थे तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यू हैव टू बी एन IAS। एम्स दिल्ली में जाने के बाद आपको पहले साल से ही IAS की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, और यही एक सच्चे मेंटर की निशानी भी होती है। खैर उस विषय में आगे बात करेंगे। तो आप अपनी जर्नी विद प्रिंस फैमिली शेयर करें प्लीज। माइक नजदीक करो बेटा। माइक नजदीक। शुरू में मैं जब यहाँ पर प्रिंस में आया था तो मेरा यही मकसद था कि स्कूलिंग बायो से करके डॉक्टर बनना है। ये नहीं पता था कि फाउंडेशन होता है इसका। माइक बेटा नजदीक करें और इधर। जैसे यहाँ पर आया बाद में मेरे को पता चला कि फाउंडेशन होता है इसका, और फिर मैंने नीट की तैयारी प्रिपरेशन शुरू कर दी। और नीट की 2 साल मैं एक बार आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। अमित ने बहुत गहरी बात कही है। जब आए थे तब तक ये भी पता नहीं था कि फाउंडेशन जैसी कोई चीज भी होती है। डॉक्टर बनना है बिल्कुल, लेकिन उसकी डॉक्टर बनने की रूपरेखा, रोड मैप क्या होगी, इसकी जानकारी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हीरे तो गांव में ही गड़े हुए हैं, अगर उन्हें समय रहते कोई जोरी पहचान ले। जी हाँ सर, फिर मैंने 11th और 12th फाउंडेशन की तैयारी की। जी जी हाँ। तो अब अमित मैं अगला क्वेश्चन साथ में जोड़ देता हूं, क्योंकि आपको आगे इसके बारे में और बताना है। नीट एक बहुत ही प्रिसाइज एग्जाम है, बहुत ही फिक्स एग्जाम है। हर साइज में बच्चों को बार बार ये कहता हूं कि नीट में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बजाय टू द पॉइंट पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। तो नीट की एग्जाम के बारे में आपका, क्योंकि भविष्य में आप सभी बच्चों के लिए मार्गदर्शक प्रेरक के रूप में भूमिका निभाएंगे, तो नीट की तैयारी के लिए क्या रोड मैप बच्चे के पास होना चाहिए? क्या ये कोई बहुत बड़ी तूफानी एग्जाम है? नहीं सर, वैसा तो कुछ नहीं है। जैसे अपन बोर्ड की तैयारी करते हैं NCERT से, वैसे ही नीट की तैयारी करनी होती है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि बोर्ड में तो सब्जेक्टिव होता है और इसमें ऑब्जेक्टिव होता है।
तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो क्लास नोट से क्लियर होते हैं, तो इसमें एनसीईआरटी के साथ साथ क्लास नोट्स की भी भूमिका होती है, टेस्ट पेपर्स की भी होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी होती है। तो आपने कहा कि एनसीईआरटी की भूमिका के साथ साथ क्लास नोट्स की भूमिका होती है, टेस्टों की भूमिका होती है, Yes, टीचर sir. क्या कंटेंट डिलीवर कर रहा है उसकी भी भूमिका होती है। तो ये सारी चीजें आपको पीसीपी में किस लेवल की मिली? ये सर नीट के लेवल से 1+ मोड पे मिली थी, क्या बात है। और उससे अदर नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंस मिली थी उनसे। तो अभी तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पहले भी रखा था, केवीपीवाई में आप ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट पे रहे। केवीपीवाई का लेवल मेरे हिसाब से नीट से प्लस प्लस कह सकते हैं। Yes, sir. उस एग्जाम में आपने एग्जाम दी तो उस पेपर रैंक से तो जो अनुभव आया वो आया ही, कॉन्फिडेंस आया, लेकिन एग्जाम से क्या एक्सपीरियंस लिया जो आपको नीट में रैंकर बनाने में सहयोग दे रहा है? सर वो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ये टफ पेपर से पता चलता है, क्योंकि इजी पेपर में तो टाइम बच ही जाता है। जी। तो उस लेवल पे मेरे को केपे से ये सीखने को मिला कि टाइम मैनेज कैसे किया जाता है। तो अमित, एक क्वेश्चन जब टाइम मैनेजमेंट का आपने पूछ ही लिया तो मैं इसमें आपसे जोड़ना चाहूंगा टाइम मैनेजमेंट वाले से एक बहुत इंटरेस्टिंग, राकेश सर मेरे को औकार सर चीज ध्यान में आ रही है। अमित ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के पेपर्स की प्रैक्टिस करता था। मैंने कई बार राउंड लेते हुए देखा, ये कंप्यूटर के सामने बैठा है जी, और मुझे कई बार डाउट हुआ कि ये कंप्यूटर में गेम वेम खेल रहा है या यूट्यूब देख रहा है, क्या कर रहा है। नजदीक गया तो पता चला पेपर कर रहा है, और कंप्यूटर के सामने इस तरह से बैठना जैसे कोई हलचल नहीं, नील मूवमेंट, आराम से। तब मुझे इसका पेपर देख के उस दिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि नीट के पेपर की प्रैक्टिस करते हुए बच्चा इतना सहज तरीके से बैठ कर अगर देख रहा है तो आप देखिए कितना कंट्रोल बच्चे के उस पेपर के बारे में होगा। तो नीट का पेपर प्रैक्टिस पीसीपी में आपने खूब सारी की, मेरे हिसाब से Yes, sir. 200 पेपर तो लास्ट के 2 महीने में कर लिए। आप पेपर को जैसे मैंने बताया किस तरीके से बैठे रहते थे आराम से, तो उसके बारे में 2 शब्द कहें, कितना टाइम पेपर में लगाते थे? डॉक्टर साहब मैं एक चीज एड ऑन करना चाहूंगा। आपने जिस कंप्यूटर की बात की, कंप्यूटर भी वो हमारे पीसीपी पालवास रोड के जो एकेडमिक हेड हैं उनका जो ऑफिस है वो कंप्यूटर अमित अक्सर यूज करता था। यानी ये इंडिविजुअल केयर का अपने आप में नायाब उदाहरण है कि एकेडमिक हेड ने कहा कि यस यू कैन यूज माय ओन कंप्यूटर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऑफिस में बैठ करके काम करना। यस सर। तो अब आप नीट का जो पेपर था कितने समय में कर लेते थे और इतने आराम से कैसे बैठते थे? क्योंकि अक्सर अपन देखते हैं बच्चा एग्जाम दे रहा तो हाइपर एंथुसियास्टिक रहता है, थोड़ा जोशीला सा रहता है, घबराया हुआ सा रहता है। तो अमित इसके बारे में बच्चों का मार्गदर्शन करें। सर पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर्स होते हैं उनको अगर अपन आराम से करें और एक क्वेश्चन को ढंग से देखे, उसे जल्दबाजी नहीं करके आराम से करे, तो उसमें 6 से 8 क्वेश्चंस का वो बेनिफिट हो जाता है जी। और वो जो जल्दी से करता है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट में चले जाते हैं और उसकी रैंक ऑब्वियसली पीछे खिसक जाती है। तो मेरा ये रहता था कि क्वेश्चन को एक बार ढंग से देखना है बस, और उसको फिर सोल्व करके अगली बार देखने का मौका ही नहीं देना है। क्या ये सोच के करता था, और उसमें टाइम मेरे को लगभग 1 घंटे 50 मिनट से लेके 2 घंटे तक लगता था। और उसका मेरे 1 घंटे 50 मिनट से लेके 2 घंटे में पेपर का राउंड कंप्लीट करना। औकार सर ध्यान दें इस बात बहुत पे। बड़ी बात जी हाँ सर, उससे सिली मिस्टेक नाम की तो मेरे लिए कोई चीज ही नहीं होती थी। नीट का पेपर भी जो अमित ने दिया था, मेरी टेलीफोनिक पेपर देते ही बात हुई तो उसने कहा, अमित ने कहा सर मैंने 3-4 क्वेश्चन सेकंड राउंड में किए, बाकी सारे क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में कर लिए हैं। जी 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 हाँ सर, तो हड़बड़ाहट करने से एक जो अपन जो पहली बार मिस्टेक करते हैं उसी को ही रिपीट कर देते हैं एक टाइप से। इससे अच्छा है कि एक बार ही देखे और ढंग से देखे, और मिस्टेक पकड़ में नहीं आ पाती, दूसरा राउंड लगाइए अगर तेजी से करके। तो मैं साथ में क्वेश्चन फिर जोड़ देता हूँ। दर्शकों को बताएं कितनी देर पढ़ाई करते थे? क्या टॉपर्स पूरी दिन रात, में कई बार देखता हूँ कि बच्चा दिन रात लगा हुआ है, तो आप कितनी देर पढ़ाई करते थे? सर मेरी रूटीनली क्लासरूम के अलावा 6 से 1 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी, और उसके साथ ही एक टेस्ट पेपर मान सकते हो आप, और बाकी ये जो क्लासरूम स्टडी होती थी इसके अलावा भी हो ही जाती थी। नींद कितने घंटे लेते थे डेली?
नींद सर 7 घंटे तो हो ही जाती थी। 7 घंटे मतलब छठी कहते हैं 1 घंटे प्लस है, 1 घंटे प्लस। इसीलिए दिमाग इतना स्टेबल है जी। सर इसका पेपर देने के स्टाइल के बारे में एक चीज़ मैं ऐड करूंगा। जी अक्सर जब इसके पेपर होते थे और रिजल्ट आता था, जी तो जिस पेपर में इसके अक्सर जो भी पेपर होते थे 700 प्लस ही मार्क्स आते थे किसी किसी में 720 भी आते थे, 710 भी आते थे, तो उस दिन ये थोड़ा सा मुरझाया हुआ सा रहता था। जी तो हम एकदम से सोचने पड़ते कि तुम्हारे बेटा 710 नंबर आए, 720 आए, तुम इससे खुश क्यों नहीं हो कि सर अगर 720 आए तो डेफिनेटली इस पेपर का तो सब कुछ मुझे आता है, तो मैंने नया क्या सीखा। मतलब आप सोचिए एक बच्चे का नया सीखने का जज्बा देखिए आप। इसीलिए इसको साथ वाले प्रोफेसर अमित शर्मा कहते हैं। बहुत टेक्निकल और टू द पॉइंट बात करता है। जी जी जी। तो फिर हमने कुछ इसके लिए एक्स्ट्रा पेपर तैयार किए डेफिनेटली, और हमने कोशिश की कि थोड़ा सा इसका स्कोर नीचे आए। बहुत कोशिश के बाद भी 650 जब पहुंचा जी। तो उस दिन ये बहुत ही खुश नजर आया कि सर आज मजा आ गया, कम से कम मेरे 10 कॉन्सेप्ट। अमित क्या लॉजिक रहा 650 में आप खुश कैसे हुए बताओ, क्या रीजन रहा? क्या क्या चीजें उससे आपको पॉजिटिव लगी? सर वही एक टेस्ट था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करवाया कि तेरी कमजोरियां कौन कौन सी है, तो वो कमजोरी पकड़ने में हेल्प करता है। जी यस तो सर। आप नंबर कम आके भी खुश हुए। मैं दर्शकों से फिर एक इस संवाद को जोड़ना चाहूंगा कि अक्सर टेस्ट पेपर में नंबर कम आते हैं तो बच्चे निरुत्साहित हो जाते हैं, पेरेंट्स के भी फोन आते हैं, बच्चे भी मायूस रहते हैं, सर नंबर बहुत कम आए। बहुत महत्वपूर्ण बात अमित ने कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि जिस टेस्ट पेपर में नंबर कम आ रहे थे उस टेस्ट पेपर से खुशी हुई क्योंकि उस पेपर से सीखने को काफी कुछ मिला। यस सर। ऐसे क्वेश्चंस मिले जो अपने गलत हो रहे हैं और आगे इंप्रूवमेंट करना है। इसलिए मैं बच्चों से कहना अक्सर कहता हूं, अगर आपके टेस्ट पेपर में नंबर कम आते हैं उस दिन खुश हो जाना, लेकिन खुश होकर उसका रिएक्शन जरूर करना। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको मैं कहता हूं कि उस क्वेश्चन को आप कैंसर की गांठ मान के चलो, और कैंसर की गांठ की जब भी डॉक्टर सर्जरी करता है तो उस गांठ के साथ रेडिकल सर्जरी चारों तरफ के पार्ट को भी लेके चलता है। और इसलिए जो बच्चा टेस्ट में गलत हुए क्वेश्चंस की पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ लेता है वो उत्तरोत्तर रैंक्स में मार्क्स में इंप्रूवमेंट करता जाता है। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा काम एक अच्छा कोच ही कर सकता है, क्योंकि कोच को ये सब पता रहता है कि किस टाइम इसको क्या डोज देनी है और तो अमित, एनर्जी कोच लेवल और के बारे कोचिंग में कोई रिलेशन? कोच प्लस वर्किंग हार्ड वर्किंग जी जी इक्वल्स टू कोचिंग। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो क्या पीसीपी के मेंटर से क्या चीजें आपने, क्या आपकी खूबियां उन्होंने पकड़ी, क्या कमियां पकड़ी? सर उनमें मतलब सारी चीजें थी वो मेरे मेन पेपर में एग्जाम में काम आई थी। जी जी। हाँ जो चीजें बताई उनको आपने दुरुस्त किया वो? यस सर। जी जी। तो कोच ने वो खिलाड़ी को देख लिया, तो कोच और खिलाड़ी की कोई कहीं तुलना भी आप करके बताएं किसी गेम में? क्रिकेट के शौकीन आप कोई तुलना करेंगे? यस सर। जी। विराट कोहली के कोच जो कि सुनील गावस्कर और क्या नाम है? जी जो हाँ भी सर, है हाँ। हाँ तो उनको ये पता रहता है कि कौन सी मसल्स अभी काम नहीं कर रही सही और कैसे उनको वर्कआउट करना है, तो वो कोच को ही पता रहता है। औकार सर क्या गजब की बात कही। अक्सर तो ये बच्चे या कोई भी कहे तो कोच ये ध्यान रखता है कि बैट किधर घुमाया, किधर कम किया, बॉलिंग को कैसे खेला, लेकिन इसने यहाँ तक बताया कि कोच को ये भी पता रहता है कि कौन सी मसल प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रही है। बहुत बढ़िया अमित। तो अगला क्वेश्चन मैं आकाश पे लेके आना चाहूंगा। आकाश, पीसीपी का मैं कहना चाहूंगा बीज से पेड़ की तरफ बढ़ता हुआ प्रोडक्ट है। आकाश ने 8th प्री फाउंडेशन में पीसीपी ज्वाइन की थी और 12th के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 700 मार्क्स बना रहे हैं नीट के पेपर में। तो आकाश सबसे पहले तो ये बताओ कि फील कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया फील हो रहा है। तो आप अपने क्वेश्चन, जैसे अमित ने नीट की तैयारी के बारे में बताया बच्चों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो आप भी उसके बारे में बताएं कि नीट के एस्पिरेंट्स को अच्छा स्कोर करने के लिए किन किन चीजों का मुख्य ध्यान रखना चाहिए? एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करना, ज्यादा इधर उधर का पढ़ना नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करना है, इधर उधर नहीं पढ़ना। बिल्कुल गौर फरमाइए, सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा पॉइंट टू पॉइंट। मैं अक्सर कहता हूं नीट की तैयारी में अगर कोई बच्चा पीएचडी करने लग गया तो वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। ओंकार सर बिल्कुल सही। पॉइंट टू पॉइंट स्टडी। नेक्स्ट,
बताओ बेटा। उसके बाद में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ज्यादा जरूरी है, हम्म। क्योंकि उससे चीजें अपने आप माइंड में सेट होती जाएगी, वापस भूलेंगे नहीं। तो आकाश, आपने 11वीं फाउंडेशन के दौरान कितनी बार रिवीजन कर लिया होगा? शायद पता ही नहीं। पता ही नहीं, गिनती ही नहीं है। आकाश, मैं एक गिनती चीज आपसे भी- पूछना चाहूंगा। हाँ। लास्ट के 2 महीने में नॉर्मली स्टूडेंट्स के रिवीजन का मोड होता है वो टेस्ट के थ्रू होता है, टेस्ट के माध्यम से होता है। तो लास्ट के 2 महीने में आपने लगभग कितने टेस्ट दिए होंगे? कम से लास्ट कम के 1 महीने बता दें आप, लास्ट के 1 महीने में रोजाना ही 2-2 टेस्ट तो होते थे। रोजाना आप 2 भी देख टेस्ट। लो, एक दिन में और- 2 टेस्ट। और आकाश, मैं कहना चाहूंगा 3-3 भी होते थे। हाँ, कभी-कभी NYF, 3-3 RBTS और पेपर तीनों हो रहे तो 3-3 टेस्ट 3-3 भी। तो उन लास्ट के 1 महीने के जितने भी टेस्ट हुए उनका कितना कंटेंट आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेपर में देखने को मिला? ऑलमोस्ट पूरा ही कवर होता है। फिर भी यूं लगाओ कि ये तो डायरेक्ट हमारे टेस्ट पेपर में से है। लगभग कितने क्वेश्चन? 10 से 15 क्वेश्चन तो एज इट इज भी आ जाते हैं, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वहीं से घूम घूम के आते हैं लास्ट के 1 महीने के टेस्ट पेपर से। बहुत बढ़िया आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन में औकार सर जोड़ूं। जी आकाश प्री फाउंडेशन का स्टूडेंट है, बिल्कुल। तो प्री फाउंडेशन ने आपकी स्कोरिंग बनाने में, रैंकर बनाने में क्या भूमिका निभाई है? सबसे पहले तो हमें इस बारे में पता चल गया कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव का पैटर्न होता है और किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। OMR बनने की प्रैक्टिस हो गई, और 11th-12th की काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो 8th 9th 10th में कवर हो गई थी। बहुत बढ़िया। मैं बताना चाहूंगा आकाश NTSC में भी सिलेक्टेड है, ओलंपियाड में भी सिलेक्टेड है, और प्री फाउंडेशन के दौरान जो तैयारी की, आप बता रहे हैं कि 11वीं में जब पढ़ रहे थे, 12वीं में पढ़ रहे थे, तो कई चीजें प्री फाउंडेशन में हो गई थी, और इसीलिए आकाश का जो स्कोर जा रहा है वो परिवार, पापा जी गोपाल जी पटवारी साहब है, उन्होंने भी कहा था बेटा 680 नंबर से ऊपर आ जाएगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन है, लेकिन आज बेटा 700 नंबर जा रहा है, तो निश्चित रूप से अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन पीसीपी के टेस्ट सीरीज के अनुसार तो 700 प्लस नंबर की पीसीपी ने तो एक्सपेक्टेशन करी रखी थी, भाई बच्चा 700 प्लस नंबर जाएगा। तो हाँ, तो आकाश, उसके बाद में मैं कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, मोबाइल का आज के दिनों, आज के बच्चों में बड़ा क्रेज रहता है, और जितना छोटा बच्चा उतना ही ज्यादा मोबाइल में एक्टिव है। बिल्कुल। मेरा बच्चा आता है, मैं सुबह कई बार एक्सरसाइज करता हूं तो वहां मोबाइल पड़ा रहता है, वो आके मोबाइल कहता है कि सर पापा आपकी फोटो खींचता हूं। तो मैं सोचता हूँ यार फोटो खींचेगा कैसे? तो वो फोटो खींचता है, फिर कहता है पापा इसमें से देखिए अच्छी कौन सी है। तो छोटे बच्चों में इतना क्रेज रह गया। ये सर्वे विदित है कि पीसीपी में मोबाइल हैंडलिंग अलाउ नहीं है, मोबाइल सिखाया ही नहीं जाता है, सिखा हुआ होता है, उससे मोबाइल दूर रखना सिखाया दिया जाता है। तो मोबाइल का बच्चों में क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक प्रभाव है? क्या आप मोबाइल रखते हो? ना, अब 700 नंबर बन रहे हैं, अब तो ले लिया होगा। अभी तो नहीं लिया। तो आज आपको मैं बुला रहा था पडोली से, तो गोपाल जी पटवारी जी से मैंने फोन पे बात की, तो बोला कि मामा के यहाँ गया हुआ मैं कोई फोन, बोले मामा को ही फोन करके कहता हूँ। तो अभी तक बच्चे ने मोबाइल फोन नहीं लिया है, तो इसलिए मोबाइल फोन के जो फ्रेंडली है वो ध्यान दें। तो इस मोबाइल फोन नहीं रखने से आपको आकाश क्या क्या फायदा हुआ? एक तो ये कि टाइम वेस्ट नहीं होता, पूरा टाइम स्टडीज को दे सकते हैं। दूसरा, इधर उधर की बातों के बारे में पता ही नहीं होता, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। इधर उधर की बातों के बारे में पता ही नहीं होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। कई बार बच्चा ओवर इन्फॉर्मेशन ले लेता है, और ओवर इन्फॉर्मेशन इतनी हो जाती है जिसकी बच्चे को जरूरत भी नहीं थी। इसलिए मोबाइल से बच्चा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, और साथ में बाहर की चीजों की जानकारी नहीं होने के कारण एक तरफा लगा रहेगा। बहुत बढ़िया आकाश, बहुत अच्छा। मैं एक चीज डॉक्टर साहब ऐड ऑन करना चाहूंगा जी। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अगर एक कमजोरी से बच जाएं, जी चाहे वो मोबाइल हो, चाहे टाइम पास करने वाले फ्रेंड सर्किल हो, जी चाहे एक थोड़ा सा खराब इन्वायरमेंट हो, जी। या कुछ खराब हैबिट्स हो, जी तो उनका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन को बढ़ाती हैं, जैसा कि आकाश ने कहा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की लाइफ में कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल जी, रहता है। जी। मैं अक्सर एक चीज बच्चों से कहता हूं कि अच्छी आदतें, अच्छे दोस्त और अच्छा इन्वायरमेंट मुश्किल से मिलता है, लेकिन उनके साथ सिलेक्शन बहुत आसान है। और खराब आदतें, खराब दोस्त और खराब इन्वायरमेंट
बहुत इजीली और आसानी से मिल जाता है, लेकिन उनके साथ सिलेक्शन और उसके साथ में अच्छी रैंक बहुत मुश्किल है। औकार सर, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि गुरबानिया को ढूंढ लेता है। क्या बच्चा लाइन सुनी हुई है कि गुरबानिया को ढूंढ लेता है, कितना भी बड़ा खेत हो। बिल्कुल। तो अब हम रोहिला सर तक पहुंचना चाहेंगे। दोनों बच्चों ने अपने मन की बात काफी हद तक हमारे साथ साझा कर ली है। सर, मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा, राकेश सर ने बच्चों का टेस्ट और स्टडी प्लान पे बहुत अच्छा वर्कआउट किया और बहुत अच्छा सिस्टमेटिक सेट किया, और मैं मानता हूं कि वो शेड्यूल फ्रेम करना, उसको एग्जीक्यूट करना और उसको बराबर फॉलो अप करना, बिल्कुल मैं मानता हूं कि इस पीसीपी की जो सक्सेस आज के दिन नीट जेईई में दोनों में जा रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल इस सिस्टम का, हमारी फैकल्टीज की मेहनत का और हमारे बच्चों के दम का, बिल्कुल इनका सबका रहा है। तो पूरी टीम को भी हम इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहेंगे जी। टीम ने साल भर बहुत अच्छी सलीके से और तरीके से मेहनत की, दिशात्मक मेहनत की, एक मुखी होकर के मेहनत की, और उसी का परिणाम है कि ये मुखौटा सही मायने के में टीम के सिर पर जाता है, जिसको राकेश सर लीड कर रहे थे जी। तो राकेश सर, अब मैं आप तक बढ़ना चाहूंगा। आपने अमित तैयार किया, आपने आकाश तैयार किया, बहुत सारे अमित और आकाश इस लाइव को, बहुत सारे भावी अमित और आकाश इस लाइव को देख रहे हैं। आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही क्लासेस से लेकर के, टेस्ट से लेकर के इनको तैयार करने तक, जिसकी वजह से ये दोनों नगीने शिक्षा नगरी सीकर का गौरव बनकर के आज पूरे भारत भर में चर्चित। औकार सर, मैं फिर बीच में इंटरप्ट करता हूं। इन दो बच्चों के साथ कई सैकड़ों पीसीपी के बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं जी। और उन बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सोचा नहीं था कि हम 2021 के डॉक्टर होंगे, लेकिन प्लान के तहत हमारी पूरी टीम, मैं कहना चाहूंगा पीसीपी की टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों टीम की शेड्यूल पे इतना वर्कआउट और इतना काम हुआ। कंप्यूटर ऑपरेटर्स दिन रात पेपर बना रहे हैं। लास्ट के 2 महीने में 200 टेस्ट हुए थे लगभग, मॉर्निंग इवनिंग दोपहर का मान ले तो उसमें ऑपरेटर्स बार बार पेपर बना रहे हैं। डाउट काउंटर की फैकल्टी बार बार पॉलिसिंग कर रही है। हमारी सीनियर फैकल्टीज बराबर पेपर बना रही है, क्वेश्चंस की मॉनिटरिंग कर रही है। और यहां तक हमने कर दिया था कि क्वेश्चन फ्रेम्ड ही होना चाहिए, एज इट इज क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो पूरी टीम ने इतना मेहनत किया और उसका रिजल्ट आ रहा है कि आज के दिन कई सैकड़ों बच्चे, डाटा तो अपन आगे करेंगे रिलीज, कई सैकड़ों बच्चे पीसीपी के 2021 के डॉक्टर बनने वाले हैं। और उनमें टीचर्स की मेहनत, स्टूडेंट्स की मेहनत के साथ जो स्टडी प्लान है जी, सिस्टम का एग्जीक्यूशन है, उसका बड़ा रोल रहा है। तो राकेश सर, आप एक संस्था के प्रतिनिधि के तौर पे उस प्लान के बारे में बताएं। राकेश सर, प्लान शेयर करें उससे पहले जो देखने वाले, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नॉर्मली डॉक्टर साहब, कोचिंग में तैयारी करने वाला बच्चा माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, ये कुछ 2-4 टेक्निकल वर्ड से वाकिफ होता है। यहाँ NYF, इसमें मैं एक जोक की बात सुना देता हूँ। जोक की बात है कि मेरे यहाँ टेस्ट के प्रोग्राम इतने चलते हैं, जैसे गहलोत साहब को पकवाड़ा भूल गए थे। कौन सा पकवाड़ा? एक के ऊपर एक, वो लॉकडाउन खोलने का, लगाने का पकवाड़ा चल रहा था। तो वैसे मुझे भी याद नहीं कि कितने तरीके की टेस्ट सीरीज चलती है, इतनी तरीके की टेस्ट सीरीज बच्चों की चलती है। राकेश सर, आप एक बार उसके बारे में इलैबोरेट करें। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले टीम पीसीपी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो शानदार रिजल्ट आज मिला है, डेफिनेटली उसके लिए पीसीपी का सिस्टम, पीसीपी की टीम जिम्मेदार है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर, फर्स्ट रैंक एक ऐसा वर्ड है जो जवान पे आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी। अगर उसको अचीव करना है तो सबसे पहले है कि इस फर्स्ट रैंक की जो थॉट प्रोसेस है जी, क्योंकि फर्स्ट रैंक जो आती है वो अब टीचर्स की नहीं आनी, वो सिस्टम के किसी पर्सन की नहीं आनी, वो बच्चों की आनी है जी। तो सबसे पहले वो फर्स्ट रैंक का जो वर्ड है वो बच्चों के दिमाग में सेट करना पड़ता है। जब तक बच्चा ये बिलीव नहीं करेगा कि हाँ मैं फर्स्ट रैंक ला सकता हूं, तब तक कोई भी उसको फर्स्ट रैंक दिला नहीं सकता। तो पीसीपी ने ये जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस बच्चों के दिमाग में सेट किया है कि फर्स्ट रैंक आप, एक्चुअली हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ जो बच्चों की काबिलियत थी, जो वो कर सकते थे, उनसे रूबरू करवाया है। शिव खेड़ा साहब कहते थे कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं, अलग तरीके से, अलग ढंग से करके जी, इसको जी। वो काम तक पहुंचा। तो एक्चुअली में इनमें कैपेसिटी थी। हर बच्चे में जो पढ़ता है, जो किसी भी स्ट्रीम में पढ़ रहा हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ रहा हो, हर बच्चे में कैपेबिलिटी होती है कि वो फर्स्ट रैंक तक पहुंच सकता है।
लेकिन जिस दिन उसको विश्वास हो जाएगा उस दिन वो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके साथ में ही तो सबसे पहले हो गया थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। प्लानिंग एक कमरे में होती है, टेबल पे होती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट एक टीम द्वारा किया जाता है। तो डेफिनेटली प्लानिंग की गई, सारे जो सीनियर मेंबर्स थे वो बैठे, उन्होंने प्लान बनाया। डॉक्टर साहब डिलन सर का अभूतपूर्व योगदान रहा, गाइडेंस रहा, और उसको पीसीपी की टीम ने मिलकर एग्जीक्यूट किया। जैसे सर ने कहा कि मैं सबसे पहले मैं अगर इसमें किसी को बधाई देना चाहूंगा तो वो हमारे ऑपरेटर्स हैं। सर सुबह पेपर देते थे, 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर वो पेपर, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि सारे के सारे पेपर फ्रेम्ड होते थे, फैकल्टी हाथ से लिख कर पेपर बनाते थे। सर अब आप समझते हैं कि एक डॉक्टर लिखता है तो एक उसको प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो कितनी जद्दोजहद उनके सामने रहती होगी। उन्होंने बहुत अच्छे से उनको एरर लेस किया, उनको प्रूफ रीड किया, उसके बाद में हमने टेस्ट पेपर्स करवाए। तो कुल मिलाकर फैकल्टीज ने इतना ज्यादा कोऑपरेट किया कि हर एक सवाल एक नया रूप बच्चे के सामने है। उनके अंदर भी एक जिद थी सर कि पीसीबी का बच्चा इस बार फर्स्ट रैंक लाना चाहिए। मैंने देखा भी है सर कि हर टीम मेंबर जब मिलता था तो वो लगता था कि हाँ इस साल करना है, हाँ इस साल करना है, हाँ जो टेस्ट सबके दिल में है उसे पूरी करनी है। सर वो चीज तो हम तब फील कर सकते थे जब भी कोई टेस्ट होता तो उसका रिजल्ट, अक्सर सारे फैकल्टी उस वक्त क्लासेज चल पड़ी थी तो सब क्लासेज में बिजी रहते थे, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता हम लोग मिलते तो सर एक ही चीज पूछे करते, इस बार इस टेस्ट में टॉपर कौन रहा, इस बार हाईएस्ट मार्क्स कितने रहे। तो अक्सर हर फैकल्टी ये पूछा करता था। तो इससे पता लगता है कि भाई हाँ वो कितना टीम भावना कितनी शानदार थी। अब राकेश सर आप अपने स्टडी प्लान और शेड्यूल पे उन चीजों पे आप आए। जी सर। अभी मैं इसके बीच में जोड़ना चाहूंगा कि 23 सितंबर कल से, बिल्कुल, फिर 27 और फिर 30 सितंबर से पीसीपी में टारगेट नीट के नए फ्रेश बैच शुरू हो रहे हैं। और विज्ञापन में अपन ने लिखा है 31 मार्च को सिलेबस पूरा। मीन्स ये महीना आप आउट कर दीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हैं आपके पास। क्या शेड्यूल है, क्या प्लान है 31 मार्च तक, और इतना जल्दी सिलेबस क्यों करवा रहे हैं, इसका क्या रोल है ये भी बताएं। जी सर। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक डीएसपी वर्ड। डीएसपी नो डाउट एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो उसी तो डिटेल्ड स्टडी प्लान, जैसे मैंने कहा कोई थॉट प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लान आपके पास होना चाहिए और वो डिटेल में होना चाहिए। प्लान ये भी एक प्लान ही है कि 31 को हम खत्म कर देंगे, कहना बहुत आसान है, लेकिन डिटेल्ड स्टडी प्लान में हमने हर एक टॉपिक को डीपली सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के एनालिसिस किया साइंटिफिकली कि इस टॉपिक में आपको कितने दिन चाहिए। वो दिन हमने उनसे डिमांड रखी है, उन्होंने वो प्रोवाइड करवाए। उसके बाद में सारे सिस्टम को हमने पेपर के ऊपर उतारा है और डे बाय डे हर दिन कौन सा टॉपिक किस क्लास में पढ़ाया जाना है, कितने टेस्ट होने, कितने माइक्रो टेस्ट होने, कितने मैग्नीफायर टेस्ट होने, इसके बारे में अभी बताऊंगा। तो सर ये डीएसपी है जो इस सब के पीछे एक बहुत छुपी हुई चीज है जो टाइम पे सिलेबस करवा देता है। तो इसी दम पे हम कह सकते हैं कि 31 मार्च को हम सिलेबस फिनिश कर देंगे। आप बीच में जोड़े, कई सारे टेस्ट चलते हैं पीसीपी में, उन टेस्टों के मैं तो गहलोत साहब की तरह टेस्टों के नाम भी भूल जाता हूँ। आपको कौन कौन से टेस्ट याद हैं जो आप देते थे? सर शुरुआत में हमारे डीएसपी टेस्ट सीरीज हुई थी, उसी के पैरेलल में मैग्नीफायर टेस्ट सीरीज भी हुई थी। मैग्नीफायर में क्या होता है? मैग्नीफायर में मतलब सर जो बढ़ाने वाला? यस सर, वो रिवीजन कैपेसिटी को मल्टीपल टाइम इंक्रीज कर देता है जी। और उससे हमारे जो प्रीवियस पेपर हो चुके थे उनका एक टाइप से एनालिसिस री गेन करवाया जाता था। और टेस्ट सीरीज कौन कौन सी है? और सर उसमें एनवाईएफ हो गई, एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स। यस सर, उसमें बायो हो गई, फिजिक्स हो गई और केमिस्ट्री हो गई। उनके न्यूमेरिकल टर्म्स के साथ साथ जो थ्योरेटिकल टर्म्स है उनको भी नोट किया जाता था जी। और साथ ही साथ लास्ट में हमारे प्रोपल्सिव टेस्ट सीरीज भी चली थी। उसके पैरेलल में माइक्रो एंड मैक्रो टेस्ट होते थे जी। और वो एकदम बढ़िया डिटेल्ड स्टडी प्लान था, उसके तहत मैंने ये अचीवमेंट हासिल किया। तो एक दिन में आपने अधिकतम कितने टेस्ट दिए हुए हैं? सर 3 दे चुका हूँ। 3 तो कई बार दे चुके हैं। यस सर। जी जी हाँ। और भी मुझे याद आ रहा है कुछ और भी कोई टेस्ट सीरीज चली थी, थोड़ा बहुत 1-2% रोल कहीं मेरा भी रहा हुआ है। यस सर, लाइन टू लाइन टेस्ट वर्ड पे ध्यान दें, LTL वो स्पेसिफिकली बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर की गई थी जिसमें हमारे चेयरमैन सर का भी योगदान था। जी।
तो कितने क्वेश्चन मिलते थे एलटीएल में? एलटीएल के बारे में मैं बताना चाहूंगा सर। एक्चुअली ये तो सर्वविदित है कि सारा का सारा पेपर जो है वो एनसीईआरटी से आना है। तो डॉक्टर साहब ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना इनकी लाइन बाय लाइन टू लाइन एग्जाम किया जाए। तो सर मुझे आश्चर्य हुआ, एक दिन सर ने फोन किया कि मुझे एनसीईआरटी चाहिए। मैंने कहा सर अब आप पढ़ाने के लिए सोच रहे हो क्या? एनसीईआरटी क्यों? कि नहीं मुझे एनसीईआरटी चाहिए। बास्केटबॉल खेल के आए थे और मुझे एनसीईआरटी फटाफट से, और मैं भाग के से गया और हॉस्टल से एक बच्चे की एनसीईआरटी लेके आया। अगले दिन सर ने रात भर 2-3 घंटे बैठे और वहां से एक एक लाइन से एक एक वर्ड को मिस करते हुए 3 क्वेश्चन बनाए थे। बिल्कुल मैंने देखे थे आपके वो 2 घंटे सर ने लगाए और उसमें 3 सवाल उन्होंने फ्रेम किए। लेकिन 3 सवाल में 30 सवाल थे। यस। तो एक क्वेश्चन में क्या होती थी कि 10 लाइनें होती थी एनसीईआरटी की, तो वो रेंडमली 10 लाइन पिक करते और उसको मॉडिफाई करते। वो चाहते थे कि बच्चा इसको गलत करे, क्योंकि जब गलती करता है तो वो चीज दिमाग में क्लिक करती है और उसके बाद में वो पढ़े उसको और वो लाइन उसकी परमानेंट हो जाए। बिल्कुल। तो इस टाइप की एक टीम स्पिरिट थी जिसकी वजह से आज ये यहां तक पहुंचे। तो रोहिला सर, जब लाइन टू लाइन क्वेश्चंस की बात आती है, एनसीईआरटी की बात आती है, तो नीट की तैयारी करवाने वाला प्रत्येक कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। टीचर्स भी वहां के एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो बाकी में आप में एनसीईआरटी के फॉलोअप में क्या फर्क है? एनसीईआरटी पढ़ाते सब हैं, आप क्या अनूठा करते हैं जब लाइन टू लाइन की बात कर रहे हैं? सर ऑब्वियसली पढ़ाते सभी हैं, सभी 2+2 4 ही बताते हैं, लेकिन वो 2+2 जो 4 है वो दिमाग में सेट भी रहना चाहिए। मैं इसका एक एग्जांपल बच्चों को देता हूं। मान लीजिए आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उसको अच्छे से आपने मगअप किया, उसको अच्छे से समझा, उसके ऊपर मान लीजिए 4 घंटे आपने खर्च किए। अब उसके बाद में अगर वो टॉपिक आप मेन एग्जाम में ही पढ़ते हो जी, तो वहां तक तो हम जानते हैं कि अगर हम स्पॉन्टेनियसली कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारी एलटीपी एसटीपी के अंदर जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म पोटेंशिएशन, उसमें जाता है। जब तक कोई हमारी लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा तब तक मामला बैठेगा नहीं। तो आपने एग्जाम में उससे सवाल गलत कर दिया और किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा था उसने भी गलत कर दिया। इसका मतलब आपकी जो मेहनत है उस 4 घंटे की वो खराब हो गई। हम सर उनका मैग्नीफायर जो बच्चे ने बताया, मैग्नीफायर टेस्ट सीरीज सर हमारी एक ऐसी सॉलिड टेस्ट सीरीज है जिसकी वजह से हम बच्चे के एक एक घंटे की मेहनत जो है वो हम एग्जाम तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। टाइम टू टाइम उनके रिवीजन टेस्ट होते हैं, क्योंकि रिवीजन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है नीट के अंदर स्कोर करने का। तो वो मैग्नीफायर हमने नाम इसी बेसिस पे रखा है कि हर वक्त आप अपनी नॉलेज को, अपनी मेहनत को आप मैग्नीफाई करते जाएं और एग्जाम तक जाते जाते जो आपने शुरुआत में पढ़ा है, अक्सर अगर हम मान लीजिए सितंबर में कहेंगे या दिसंबर में कहेंगे कि आपका टेस्ट होना है, तो आप कौन से टॉपिक का टेस्ट देना पसंद करेंगे? जो नवंबर में पढ़ा है उसका कि जो जुलाई में पढ़ा है उसका? बच्चा कहता है नवंबर, लेकिन हमारा बच्चा कहता है जो जुलाई में पढ़ा है, क्योंकि वो मैंने सबसे पहले पढ़ा है, उसके अंदर मेरी प्रैक्टिस सबसे अच्छी है, उसमें मेरा सबसे ज्यादा अच्छा कमांड है, इसलिए वो आज इस रैंक तक पहुंचता है। तो है। आकाश, मैं आपसे एक क्वेश्चन इंटरप्ट करना चाहूंगा साथ में। सर ने कहा रिविजन और टेस्ट के माध्यम से रिविजन, तो आकाश को माइक दें। आकाश, ये बताइए कि नीट में रैंकर बनने के लिए मल्टीपल टेस्ट प्रैक्टिस का कितना क्या रोल रहता है? एक तो मल्टीपल टेस्ट प्रैक्टिस से वो जो एग्जाम का अनुभव होता है वो तो पहले हो ही जाता है जी। इसके अलावा जो क्वेश्चन पढ़ते टाइम छूट जाते हैं वो पेपर के थ्रू कवर हो जाते हैं और काफी सिलेबस टेस्ट पेपर के थ्रू ही कवर हो जाता है। अमित, आप भी बताइए, मल्टीपल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस से माइक दें, कुछ क्या क्या चीजें इंप्रूव हो सकती हैं? उसके सर दिमाग में ऐसे सर्किट बन जाते हैं कि अपने को पता ही नहीं होता ये क्वेश्चन में बहुत टेक्निकल है, दिमाग में सर्किट ही डेवलप हो जाते हैं। यस सर, न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स। यस सर। यस। तो फिर हमें ऐसे लगता है ये क्वेश्चन सही हो सकता है या नहीं हो सकता, वो सही भी हो जाता है, पहले डाउट में होता है। तो वो एक मल्टीपल रिवीजन का ही रिजल्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रिवीजन का रोल सबसे ज़्यादा है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अमित, एक चीज मैं और जोड़ लेता हूँ, हॉस्टल लाइफ आपने एंजॉय किया है। यस सर। कोशिश हमने आपका वजन बढ़ाने की थी, लेकिन हॉस्टल में वजन आप कोई शायद विशेष शायद बढ़ा नहीं पाए, कोई 2-4 किलो तो प्लस हुआ होगा शायद। हॉस्टल लाइफ को आपने अच्छी तरह एंजॉय किया और मैंने देखा हॉस्टल लाइफ में बहुत अच्छी तरह से जो एडजस्ट रहने वाले बच्चे होते हैं उनमें से एक अमित राव है, जो हाईली पॉजिटिव तरीके से हॉस्टल में रहना, बच्चों में भी अच्छे बच्चों के एक नेटवर्क और सर्किल में रहना,
यस आपका कुछ बच्चों का ग्रुप बहुत अच्छा बन चुका था। यस सर। उस हॉस्टल लाइफ और ग्रुप के बारे में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले वो बताएं। सर ग्रुप में हमें सर से वो ऐसे बताते थे कि जब भी आपको टाइम मिले तो क्वेश्चन डिस्कस किया करो। ग्रुप के कारण हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पाते थे और उससे ग्रुप हमें के सरगना आप होते थे शायद, है ना? सरगना है, लेकिन हम चैलेंज वो तो करवाते सर- थे बीच बीच में कि क्रॉस करना है, चैलेंज करवाते थे दूसरे बच्चों से। यस सर। तो उससे लगभग मेन एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन का बेनिफिट हो गया, जो इनडायरेक्टली अगर आ जाते तो मेरे 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो सकते थे। वो ग्रुप डिस्कशन से आपके बेटर ग्रुप हो भी अच्छी संगति का होना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो आपने तो अमित में साथ में आपकी प्रशंसा के साथ ये भी जोड़ दूं कि हॉस्टल के ग्रुप में बीच बीच में हमें पता चलता था कि थोड़ी सुस्ती चल रही है, वार्डन साहब से सूचना मिल जाती थी, तो उसके बाद में क्या होता था और क्या इम्प्रूवमेंट होता था? सर उन चीजों का तो तुरंत ही समाधान हो जाता था जी और वापिस से हम पढ़ाई के प्रति कॉन्शियस हो जाते थे जी। और इससे भी बेनिफिट मिलता ही था। एक और इम्पोर्टेंट औकार सर, मैं लास्ट डिस्कसन कर लेता हूँ, Yes, फिर sir. आप कंटिन्यू करें, क्योंकि चीजें इतनी जुड़ी जी, हुई जी, है कि बिल्कुल, एक के ऊपर एक बिल्कुल, क्वेश्चन connected है। निकलते जा रहे हैं। यस सर। इन बच्चों के इम्प्रूवमेंट्स के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? हमने अपनी तरफ से बेस्ट हो सकता है वो किया, बच्चों ने भी अपनी तरफ से जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो किया। मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा। एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले बच्चे Yes, sir. 5-4 मेरे पास आए, बोले सर एक पेपर हमने दिया और उसमें फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है और हर साल कुछ क्वेश्चंस आते भी हैं। अपन थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बच्चों को ज्यादा करवाते हैं पीसीपी में, क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा देंगे तो बच्चे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, फिजिक्स का आधार मजबूत हो जाएगा, थ्योरेटिकल हर कोई पढ़ लेता है। तो बच्चों ने आके बताया कि सर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमारे कुछ गलत हो रहे हैं। तो हमने इमीडिएटली एचओडी मीटिंग की, उसके बारे में फिर क्या एग्जीक्यूट किया। 2 टेस्ट हुए थे अमित, Yes, उनका sir. थोड़ा डिस्कशन करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो लास्ट अटेम्प्ट में आदमी जो एक फायर करता है ना, वो फायर था, उसका क्या बेनिफिट एक चीज मिला? मैं अमित जवाब दे उससे पहले और दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग कॉर्पोरेट स्टाइल में होता है। कहीं भी किसी भी चेयर पे बैठे हुए शख्स के दिमाग में कोई बात आई तो हमारी एक हायरार्की है सिस्टम की। पूरा पहले एचओडी मीटिंग में डिस्कस होगा, वो वहां से कुछ चीज निकली, फिर फैकल्टीज के बीच डिस्कस होगा, उसके बाद निचली लेयर पे डिस्कस होगा, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस होगा, और उसके बाद में जो फिल्टर होकर के जो चीज निकल के आती है वो 101% स्टूडेंट हित में होती है, उनके सिलेक्शन में सहायक होती है। सिंगल माइंड डिसीजन या हम नहीं करते हैं, और जो फिल्टर होकर के जो चीज आती है वो निखर करके आती है। औकार सर अमित, इसमें मैं जोड़ दूं लास्ट में, जब अपने पास इतने सारे माइंड्स हैं तो फिर सिंगल माइंड बिल्कुल। डिसीजन क्यों? जी इतने सारे माइंड्स हैं तो क्यों नहीं पोटेंशियल का जी, यूज जी, किया जाए? तो फिजिक्स वाले वो क्वेश्चन 2 टेस्ट अमित लगे और लास्ट के टाइम पे जस्ट लाइक एग्जाम फायर हुए, उसके बारे में बताओ। सर मेन चीज तो इसमें मेरे को ये अच्छी लगी कि हमने आपको सुबह बताया था और शाम को ही दोनों टेस्ट ही रेडी हो गए थे। आपातकालीन मंत्रिमंडल की बैठक होकर तुरंत डिसीजन हो गया। इनके 2 पेपर Yes, sir. रखवा गए, 50-50 क्वेश्चंस फिजिक्स के सिर्फ थ्योरेटिकल, और Yes, sir. उन यूनिट से जिनसे वो क्वेश्चंस थ्योरेटिकल बनते हैं। जी और उनकी एक चीज ये भी अच्छी लगी मेरे को कि वो जो मैंने पहले क्वेश्चन देख रखे थे, आधे तो उन्हीं से थे और नए कंसेप्ट से भी मिले थे, वो एक टाइप से इनडायरेक्टली एनसीईआरटी को रीड कराने के लिए सहायक थे। बहुत बढ़िया। Yes, एक sir. चीज इसमें और भी रिलेटेड है, एक बार आपका एक लॉजिकल क्वेश्चन गलत हुआ था, Yes, वो बहुत sir. इजी क्वेश्चन गलत हुआ था, Yes, तो sir. उसके लिए भी फिर उस जैसे 50 क्वेश्चन बनवाए गए कि हाँ इस पे एक्सरसाइज कीजिए। यस सर। जी बहुत बढ़िया। तो अमित से खूब डिस्कशन हो गया, तो औकार सर आप थोड़ा आप प्रोसीड करें। जी मैं आप तक पहुंचूंगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग, एक बार तो 1000 प्लस लोग लाइव देख रहे थे। जी मैं आप सभी को इस बात की बधाई देना चाहूंगा। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी बहुत सारा रिपीटर बच्चा कोचिंग्स के सिलेक्शन के मूड में है, बहुत सारे बच्चे मार्जिनल पर रह करके, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपनी लमसम कट ऑफ जारी की है और उसके बाद में बहुत सारे बच्चे अप्रोच भी कर रहे हैं। जी तो आने वाले टाइम में पीसीपी में कौन कौन से बैच शुरू हो रहे हैं, कब कब शुरू हो रहे हैं, किस किस टाइप के शुरू हो रहे हैं,
और चूंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई नीट में ये कल्चर है, छोड़ा भी नहीं जाता, कोई 3-4 साल से भी तैयारी कर रहा है, तो वो फाइनेंशियली भी थोड़ा सा, पेरेंट्स की भी हिम्मत नहीं रहती, बच्चे की भी हिम्मत नहीं रहती। तो ऐसे बच्चों के लिए आपके पास क्या व्यवस्थाएं हैं? औकार सर, एक क्वेश्चन में ही आपने तो सारा मसाला पूछ डाला। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, पीसीपी के अनुसार नीट 2021 की कट ऑफ जनरल की 600 ± 5 है जी। ऑल इंडिया में ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लागू हो गया ऑल इंडिया 15 कोटे में, तो ओबीसी के लिए अक्सर पहले तो सेम ही कट ऑफ रहती थी, 1 नंबर का मुश्किल से फर्क होता था। अपन 5 नंबर का जनरल से कम मान सकते हैं, यह अपना संभावित कैलकुलेशन जनरल ईडब्ल्यूएस। जी। अब मेरा कहना यह है कि जो भी जनरल ओबीसी के बच्चे 600 नंबर से कम बना रहे हैं जी, उनको तैयारी तो शुरू कर ही देनी चाहिए। बिल्कुल। और क्यों नहीं पीसीपी में कर देनी चाहिए। बिल्कुल। अभी नीट का अक्टूबर 1st-2nd वीक में रिजल्ट आएगा, उसके बाद में पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी, स्टेट काउंसलिंग होगी, और अगर बच्चा उस काउंसलिंग के चक्कर में इंतजार में रहा तो उसका लगभग 1.5 महीने से ज्यादा समय काउंसलिंग के इंतजार में रह जाएगा। फिर वो तैयारी शुरू करेगा तो अचानक वो ओवरबर्डन हो जाएगा, वापस नहीं, क्योंकि अगले साल की नीट तो अपन मान के चलते हैं मई में होनी है, इसीलिए 31 मार्च को अपन कोर्स करवा रहे हैं। तो उन बच्चों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको 590 पे, 95 पे, कितने पे मिलता है, 85 पे, जॉब कितने पे मिलता है, कम पे मिलता है, बहुत अच्छी बात है। जिस दिन काउंसलिंग हो, कॉलेज अलॉट हो जाए, तिलक लगवा के सपा पहन के चले जाना, लेकिन आप अपनी तैयारी को रोकिए मत। अब अपन बात करते हैं पीसीपी एंड रिपीटर्स के बारे में। मैं शुरू में कह रहा था, पीसीपी में बहुत अच्छी फैकल्टीज के साथ, एक डीएसपी डिटेल्ड स्टडी प्लान के साथ, बहुत अच्छे सिस्टम के साथ वर्कआउट होता है अनुशासित वातावरण में। और नीट के लिए मैं कहता हूं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी नहीं करनी होती है। नीट में रैंकर बनने के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी नहीं करनी होती है। पिन पॉइंट और उन चीजों की एनालिसिस, अच्छी क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, स्पीड एंड एक्यूरेसी, एनसीईआरटी, फ्रेम्ड क्वेश्चंस, इन सब चीजों पे अपन चलते हैं तो नीट में बच्चा अच्छी तरह से स्कोर कर जाता है। और जो पीसीपी में बच्चों की संख्या हर साल बढ़ रही है, अच्छे बच्चे आ रहे हैं, तो पीसीपी की नीट में परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर होती जा रही है। तो पीसीपी में 23 सितंबर, 27 सितंबर और 4 अक्टूबर ये 3 बैच शुरू हो रहे हैं। तीनों बैचों का 31 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि नीट मई में ही होगी, आगे पीछे होती है तो और अच्छी बात है। और नीट में रिजल्ट के लिए पहली बार सिलेबस जितना महत्वपूर्ण है उससे 3 गुना महत्वपूर्ण रिवीजन है। आकाश मानते हो कि नहीं? अमित आप बताओ, रिवीजन का कितना महत्व है? खूब महत्व है। तो हमारा जोर रहता है कि बच्चों के मल्टीपल रिवीजन हो। और जो अभी हम बता रहे थे कि 2 महीने में 200 के आसपास छोटे बड़े टेस्ट लग गए, वो तभी हो पाएगा जब टाइम पे सिलेबस हो जाएगा। बिल्कुल। बच्चे को फिक्स प्रोटोकॉल में पढ़ाते हैं। औकार सर, एक अपन चर्चा करते हैं, पीसीपी में हाइब्रिड मॉडल है जी। आज के दिन दिल्ली में वीकेंड क्लासेस चलती हैं, शॉर्ट टाइम चलती हैं, 3 घंटे 4 घंटे चलती हैं। कोटा में 6 डेज चलती हैं, 6 आवर्स चलती हैं। पीसीपी में हमने उनका हाइब्रिड मॉडल, मॉडिफाइड, एडिटेड एंड इंप्रूव्ड मॉडल कर दिया, जिसमें डेली 6 घंटे बच्चे की क्लासेज होना, साल के बीच में इस कोर्स पूरा होने से पहले एनवाईएफ चलना, आरबीटीएस चलना, एक टॉपिक्स की, जिसमें मैग्नीफाइड चलना, पुराने सिलेबस का रिवीजन होना, और उसके बाद में लास्ट में ढेरों क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अच्छे क्वेश्चन की। तो इसलिए बच्चे का टाइम पे सिलेबस होना जरूरी है और बाद में रिवीजन होना जरूरी है। उसका पूरा प्लान हमारे पास अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का पूरा तैयार है। स्टूडेंट्स को मैं इनवाइट करना चाहूंगा खुलेआम कि आप पीसीपी में आए, इस प्लान के साथ जुड़े। वातावरण हमारा अनुशासित है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कई बार ये होता है कि बच्चा पढ़ेगा नहीं कि पढ़ेगा, मैं कह रहा हूं पीसीपी में तो पढ़ना पड़ेगा, किताब खोल के तो बैठना पड़ेगा, कितने दिन खोल के रखेगा, अपने आप पढ़ेगा। उसके बाद औकार सर, सेकंड बात आपने की स्कॉलरशिप की, तो बहुत खुली स्कॉलरशिप है।
520 जनरल ओबीसी कैटेगरी में 521 प्लस जिस बच्चे के नंबर हैं उसके लिए निःशुल्क ट्यूशन फीस फ्री है। उससे नीचे आते हैं तो 90% 80%, मतलब रिपीटर्स बच्चों के लिए अच्छी स्कॉलरशिप है ताकि वो इकोनॉमिक बर्डन में नहीं रहे। आप आके एकदम तन्मयता के साथ आप पीसीपी को आने वाले 8 महीने दें और डेडिकेटेड होके दें। बिल्कुल। और मैं पिछले दिनों एक कार्यक्रम में बच्चों के ऐसे डिस्कशन चल रहे थे तो एक बच्चे ने एक लाइन कही थी कि आपको अगर अच्छा मेंटर मिल जाता है, अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, अच्छा सिस्टम मिल जाता है तो आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है जी। अच्छा मेंटर जो कहता है वो करना है और जिसके लिए मना करता है वो नहीं करना है जी। इन 2 चीजों पे आप चलते जाओगे तो क्योंकि जो करना है वो अच्छा मेंटर बार बार बताता है तो आप निश्चित रूप से सक्सेस होकर जाओगे। इस पूरे प्लान पे हमारा वर्कआउट हो चुका है। एग्जीक्यूट कल से फर्स्ट बैच रिपीटर्स का शुरू हो जाएगा, आगे 2 बैच रिपीटर्स के और हैं। आए तन्मयता के साथ पढ़ें, पीसीपी के माहौल और अनुशासन में डले। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सीनियर टीचिंग फैकल्टी टीम है, पहले कई बच्चों को रैंकर बना चुकी फैकल्टी टीम है, बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत अच्छा सिस्टम है। इससे ज्यादा आवश्यकता बच्चे को पढ़ने वाले को नहीं होती है। इससे ज्यादा आवश्यकता है वो बच्चा अपना काम करे, टीचर कहते हैं वो काम करता जाए, निश्चित रूप से रैंकर बनेगा। सर इस पे एक वर्ड आपने बोला अनुशासन, तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा कि एक डिसिप्लिन जो होता है वो एक सक्सेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्लास के अंदर आप ये समझ लीजिए अगर 100 बच्चे बैठे हैं और उसमें से 2 या 3 बच्चे भी अगर बदमाश हैं, बिल्कुल, तो वो क्या करते हैं कि पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, क्लास के साथ साथ टीचर को डिस्टर्ब करते हैं और टीचर जो डिलीवर करना चाहता है वो एग्जैक्टली डिलीवर नहीं कर पाता है। तो एक सर मारवाड़ी में एक वर्ड है काचरे का बीज। काचरे का बीज तो दूध को फाड़ देता है। तो एक जो काचरे का बीज होता है वो 100 मन दूध को फाड़ देता है। तो सर पीसीबी में हम सबसे पहले उस काचरे के बीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको दफा करते हैं। काचरे के बीजों को मच्छरों के बीजों में चेंज कर देते हैं। अगर वो चेंज होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। पढ़ने वाले बच्चे के एक स्टेटमेंट हम बोलते हैं, पढ़ने वाले बच्चे के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड और नहीं पढ़ने वाले के लिए दिस इज द वर्स्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट हम देते हैं बच्चों को। बहुत बढ़िया। औकात सर प्रोसीड करें। डॉक्टर साहब आपने कहा कि औकात सर एक पहले मैं एक आकाश से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आकाश अभी तक आपने मोबाइल नहीं खरीदा, मोबाइल कब लेने वाले हैं आप? क्या मुझे ही दिलाना है? 2-3 दिन बाद। कायदा तो बनता है आपका, देखो। ठीक है, तो मोबाइल में सबसे पहले क्या चीजें सर्च करना शुरू करेंगे आप? ऑल इंडिया रैंक्स कॉलेजेस सर्च करेंगे, गूगल यूट्यूब करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले मूवी देखेंगे। कौन सी, हिंदी या इंग्लिश? सारी जो मौका मिले। अब तक कितनी मूवी आपने देख ली हैं पिछले 10 दिनों में? हाँ, कम से कम 20 तो देखी है। पिछले 10 दिनों में 20 मूवी देख ली। मतलब बचपन से लेके अभी तक पूरी पूर्ति एक साथ करने में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट जैसा तो कुछ नहीं, सारी बढ़िया लगती है। सारी अच्छी लगती है, हाईली पॉजिटिव। ये सौकार सर आप कंटिन्यू करें। डॉक्टर साहब आपने अपने लास्ट जब क्वेश्चंस का आंसर देते हुए कहा कि पीसीपी में कोचिंग का हाइब्रिड मॉडल है और हाइब्रिड मॉडल जैसा इन दिनों कारों में कहते हैं कि हाइब्रिड इंजन के नाम से कार की कीमत दुगुनी हो जाती है। बहुत अच्छी बात होगा सर। तो हाइब्रिड कोचिंग मॉडल क्या है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। नॉर्मली इंडिया में 2 तरह के कोचिंग मॉडल है, एक कोटा कोचिंग मॉडल है और एक दिल्ली और उसके साथ साउथ का कोचिंग मॉडल कह सकते हैं, वो दोनों सिमिलर से हैं। हमने एक डिटेल्ड स्टडी इसकी की। कोटा कोचिंग मॉडल में 4 बेसिक चीजें हैं। पहली बात, वो डेली 6 आवर्स क्लास लगाते हैं, वीक के 6 डेज क्लास लगाते हैं, वीकेंड पर या अल्टरनेट वीकेंड पर उनका टेस्ट होता है। तीसरा, वहां जो डाउट काउंटर्स हैं वहां नॉर्मली सपोर्टिंग फैकल्टी रहती है, मूल जो फैकल्टी क्लास में रहती है वो भी रहती है लेकिन कम रहती है और क्लासेज का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है। नॉर्मली 250, 250, 300 बच्चों तक की क्लास साइज होती है। गेट पे बैठने का मौका मिल गया तो खुश हो गया। जी। तो हमने 2 जो अच्छी चीजें हैं, डेली 6 घंटे क्लास, वीक में 6 दिन क्लास, इसको वहां से उठाया और जो हमें ये लगा कि बैच साइज बड़ा बच्चों के लिए नुकसानदेह है, डाउट काउंट पर मूल फैकल्टी रहनी चाहिए, इन दोनों चीजों को वहां से साइड में कर दिया। दिल्ली और जो साउथ का कोचिंग मॉडल है वो वीक में 3 to 4 टाइम्स क्लास लगाते हैं,
3-4 घंटे के लिए क्लास लगाते हैं, वो या तो इवनिंग क्लासेस लगाते हैं या वीकेंड क्लासेस लगाते हैं, तो वीक में नॉर्मली बच्चा 10, 12, 13 घंटे पढ़ पाता है। लेकिन उनकी जो अच्छी बात है वो है कि उनका बैच साइज बहुत छोटा होता है, प्लस जो टीचर क्लास में पढ़ाता है वो डाउट काउंटर पर रहता है। तो लास्ट की दोनों चीजें दिल्ली से उठाई गई, साउथ के कोचिंग मॉडल से उठाई गई। पहली दो चीजें जो 6 आवर्स क्लास डेली 6 डेज इन ए वीक क्लासेस, ये कोटा से उठाई, और दोनों को मिला करके कुछ एडिशनल चीजें अब उस दोनों के जोड़ दी हाइब्रिड गई। इंजन में 2 चीजें मैं और बताना जी। चाहूंगा औकार सर। उस हाइब्रिड इंजन के साथ अनुशासन और मेहनत का पुट सीकर वाला डाल दिया बिल्कुल, गया। अनुशासन, मेहनत, नाइट स्टडी कैंप जो हॉस्टल बच्चे हैं उनके लिए, डे स्कॉलर्स भी उसमें आते हैं। रात को 11:30-12 बजे तक नॉर्मली बच्चे कैंपस में बैठ करके स्टडी करते हैं। वीडियो लाइब्रेरी, वीडियो लाइब्रेरी उसमें शामिल है। मैं दोहराना चाहूंगा कितना इंपॉर्टेंस है वीडियो लाइब्रेरी का। मान लीजिए बच्चा है, किसी वजह से कभी बीमार हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, नॉर्मली कोचिंग क्लासेज में वो क्लास छूट गई, वो छूट गई, अकेले बच्चे को वो क्लास नहीं करवाई जाएगी। लेकिन हमारे यहां जैसे ही क्लास होती है वो रिकॉर्ड होकर के वीडियो लाइब्रेरी में पहुंच जाती है और बच्चा उस क्लास को बाद में भी देख सकता है। कई बार बच्चे को मिड सेशन में या एग्जाम से पहले किसी टॉपिक को दोबारा पढ़ना होता है, इंडिविजुअल बच्चे को टीचर पढ़ा पाए ये संभव नहीं पूरा टॉपिक, तो बच्चा उसको दोबारा पढ़ सकता है। और हम तो ये कहते हैं किसी भी टॉपिक को एक बच्चा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पढ़ना चाहे तो भी वीडियो लाइब्रेरी के माध्यम से पढ़ सकता है। हिम्मत बच्चे की चाहिए। तो ये हाइब्रिड कोचिंग मॉडल का ही कमाल है कि कोई 710 पर है, कोई 700 प्लस है, और पूरे सीकर की चर्चा भारत भर में है। 25 साल के कोचिंग इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है, और इसीलिए हमने कहा कि सीकर के इतिहास में पहली बार। जी अब रुला, हाँ सर, अमित कुछ कहना चाह रहा है। जी, सर मैं इस लाइव सेशन के अंतिम क्षणों में अंतिम क्षणों में क्या बात, मेरी नीट की परीक्षा के अंतिम क्षणों की कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जी बिल्कुल पूरे ईयर में अच्छी मेहनत के साथ साथ लास्ट वाले टाइम में जोश का कायम रहना भी बहुत जरूरी है मैक्सिमम एफर्ट के लिए। हाउस द जोश। जी इस मैक्सिमम एफर्ट का स्लोगन है, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, यस, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ रण तक कहाँ तक टाला जाए, हाँ। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक बाला जाए। अरे वाह भाई वाह, तो बाले को फुल स्पीड से फेंका आपने। जी यस सर। जी बहुत अच्छा। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू भी वंश है जय राणा का, फेंक जहां तक भाला जी। जाए। और आपने तो भाला छोटे से शरीर से इतना लंबा फेंक दिया है, देवेंद्र झाझड़िया की तरह जोवेलिन थ्रू, जी जी कि बहुत लंबा गया है। आपको बहुत बहुत बधाई। जोश के लिए सर, इसका जो एक स्टडी इसके ऊपर हो सकती है वास्तव में, जहां तक कहते हैं कि बहुत से बच्चों की ये शिकायतें आती हैं कि एग्जाम से पहले नर्वस हो गए, एग्जाम से पहले घबरा गए। ये बच्चा एग्जाम से पहले मेरे साथ था, हम गाड़ी के अंदर बैठे थे, 2 घंटे पहले हम सेंटर पे पहुंच गए थे। तो राणा प्रताप का स्टेचू इसको जी आपने जी जी दिखाया। जी तभी इसको तो इसने कहा कि सर एक राउंड हो जाए, ठीक है। मैंने आपको उस समय कॉल किया था, तब जी, जी, आपने जी। कहा कि एग्जैक्ट महाराणा प्रताप के स्टेचू के सामने। अमित को लिए खड़ा हूं। तो एक्चुअली कि सर एक राउंड हो जाए, और एक गाना अगर यूट्यूब पे आप बजा सकते हैं गाड़ी के अंदर, तो वो गाना इसने 10वीं क्लास जब इसने टॉप किया था, तो उस वक्त स्कूल में इतना बजा था कि वो इसके दिमाग में छप गया। और गाने के बोल थे, तू भी बन सकता है सिकंदर। तो आप सोचिए, एग्जाम से पहले बच्चे के दिमाग में ये चीज रहती कि तू भी बन सकता है सिकंदर, तो डेफिनेटली उसने ये प्रूव करके दिखाया, और आज वो डेफिनेटली इस नीट एग्जाम का सिकंदर है। सर निश्चित रूप से ये बात अपन लाइव को अब एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। अमित ने घोषणा कर दी, नहीं मैं तो लंबा लेना चाह रहा था, लेकिन लास्ट के टाइम तक बच्चों में जोश मेंटेन रखना, बिल्कुल लास्ट तक उस चीज को मतलब परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाना अपने आप में बहुत ही बेहतरीन चीज है। और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले बच्चों की मेहनत, फिर टीम पीसीपी की मेहनत, ईश्वर का आशीर्वाद, सारी चीजें सकारात्मक साइड से चलती जा रही हैं। और मैं दर्शकों को फाइनली फिर से वादा करना चाहूंगा, हम पीसीपी में प्रिंस में सिस्टम, टीम, डेवलपमेंट, इनोवेशंस, मेहनत, बालाजी सबको साथ लेकर चलते हैं। मैं लास्ट में बच्चों को एक ही चीज कह रहा था, जब भी इनको बेस्ट विशेष जब बच्चों को बोल रहा था कि भाई बालाजी, भोम्या जी, खाटू श्याम जी सब सिर पे बैठ चुके हैं और अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस करके आओ। तो सब चीजें अंत तक हमारा संघर्ष जारी रहता है, और वो संघर्ष हमेशा रिजल्ट में बदलता आ रहा है।
चलिए डॉक्टर साहब, तो अब इस लाइव को समाप्त करते हैं। आप सब लोगों की दुआओं से, टीम की मेहनत से, और जैसा कि अमित ने कहा था कि कोचिंग वर्ल्ड कोच वर्ड से बना है, तो यहाँ के जो हुनरमंद कोच हैं, चाहे एकेडमिक हेड के रूप में हो, चाहे चेयरमैन सर के रूप में हो, चाहे सीएमडी सर के रूप में हो, चाहे डायरेक्टर सर के रूप में हो, या अन्य प्रबंधन के मूल स्तंभों के रूप में हो, उसके सहारे से ये होनार नोनियाल सीकर को शिखर तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। मैं जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं या आगे इसको लाइव देखेंगे, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, बिल्कुल सामान्य सी पारिवारिक पृष्ठभूमियों के बच्चे यहाँ आते हैं। अमित, जिसको 11th में ये पता नहीं था कि फाउंडेशन भी कुछ होता है, आकाश, जिसने बिल्कुल एक सामान्य से पटवारी का सुपुत्र है, गांव से बिलोंग करता है, लेकिन इन छोटे छोटे घरों से, सामान्य से गांव से निकले हुए नोनियालों ने एक सही मेंटर का चुनाव किया, एक सही संस्था का चुनाव किया, एक सही कोच का चुनाव किया, तो आज इस मुकाम पर खड़े हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आज सीकर को पूरा भारत बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है। आप जब भी सीकर आए, और स्पेशली नीट और जेई की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, वो एक बार पीसीपी विजिट जरूर करें। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, और हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से मिले। हमारे विकास जी अभी बैठे बैठे देख रहे हैं, अभी थम्स अप कर रहे थे, जब 1000 लोग पहुंच गए थे, हमारे वीरेंद्र जी थम्स अप कर रहे थे। तो बहुत जुनूनी व्यक्तित्व के धनी ये लोग हैं, और आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, मैं ये कह सकता हूं, हम बहुत बार ऐसा होता है, कोई बिल्कुल बिलो एवरेज बच्चा आता है, कोचिंग वाले कहते हैं कि लिखवा करके ले लो, हम आपको गलत राह नहीं दिखाएंगे, हम आपका गलत मार्गदर्शन नहीं करेंगे। जो भी कहेंगे प्रैक्टिकल कहेंगे, सच कहेंगे, बच्चे के भीतर की संभावना को ध्यान में रखते हुए कहेंगे। मैं एक बार पूरे सीकर की ओर से आपको बधाई देना चाहूंगा, हमारे सीकर के समस्त कोचिंग संचालकों को मैं बधाई देना चाहूंगा। एक स्वस्थ और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हमारे बीच रहती है, एक दूसरे को ज्यादा एनर्जी के साथ ज्यादा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। जीतना तो किसी एक को होता है, बाकी के भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आने वाले हैं, यानी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस बार अमित ने कहा ना कि तू भी बन सकता है सिकंदर, तो इस बार नीट के और जेई के रिजल्ट का सिकंदर आपका शिखर बनने जा रहा है, और जिसकी अगवानी आपकी पीसीपी करने जा रही है। आप सभी ने इस लाइव को देखा, शेयर किया, कमेंट्स किए, आपका बहुत